वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी का एक चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है कहानी की कहानी। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है रीडिंग करने के लिए है ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके, लिखने के लिए नहीं है। तो सभी बच्चे इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। चैप्टर का नाम है कहानी की कहानी और पेज नंबर है 100। कहानी सुनने में हम सबको मज़ा आता है। तुम्हारे घर पर कौन कहानी सुनाता है? किसकी कहानियाँ सबसे अच्छी लगती हैं? किसका सुनाने का तरीका सबसे मज़ेदार है और भला क्यों? अब देखो बच्चों, हमें कहानी सुनने में बहुत ही मज़ा आता है। और तुम्हें तुम्हारे घर में कौन कहानियाँ सुनाता है? जैसे कि हमें हमारी माता जी कहानी सुनाती हैं, कभी कभी पिताजी भी कहानियाँ सुनाते हैं। तो उन दोनों में से किसकी कहानियाँ तुम्हें सबसे अच्छी लगती हैं? तो किसकी कहानी अच्छी लगती हैं? अपनी माताजी की कहानियाँ आपको सबसे अच्छी लगती होंगी। किसका सुनाने का तरीका सबसे मज़ेदार है, भला क्यों? तो माताजी के जो कहानी सुनाने का तरीका है वो बहुत आराम से होता है, सुकून वाला होता है और वो हर बात को समझाकर भी बताती हैं। बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियाँ सुनते और सुनाते थे। यानी कि बहुत पुरानी बात है, उस समय भी लोग कहानियाँ सुनते थे और सुनाते भी थे। राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी। माँ बाप, बच्चे दादी नानी को घेर कर बैठ जाते और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनते। बच्चे जो थे वो किसे घेर कर बैठ जाते थे? दादी, नाना, नानी, माता पिता को घेर कर बैठ जाते थे और बारी बारी अपनी मनपसंद कहानी सुनते। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को भी कहानियाँ सुनाते। फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को वही कहानियाँ सुनाते। इसी तरह कहानियों का ये सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मज़ा लेते जाते। यानी कि पहले कोई किसी को सुनाता, फिर उनके बच्चे अपने बच्चों को सुनाते, फिर वो अपने बच्चों को सुनाते। तो ये कहानियाँ भी लगातार आगे बढ़ती जाती और सभी इन्हीं कहानियों का मज़ा लेते जाते। सुनने सुनाने से कई कहानियाँ आज तक भी हम तक पहुँच रही हैं। समझ में आया कि आज तक जो हम कहानियाँ सुनते आ रहे हैं वो पहले के ज़माने से ही चलती जा रही हैं। कहानी सुनाने में के बहुत सारे कई अलग तरीके होते हैं। कोई आवाज़ बदल कर सुनाता है, कोई आँखों को मटका कर आँखों के इम्प्रेशन से सुनाता है, कोई हाथ के इशारों से बात आगे बढ़ाता है, कोई गाकर, कोई नाचकर भी कहानी को सुनाता है। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं। क्या तुम्हारे इलाके में ऐसा कोई कलाकार या कहानी कहने वाला है जो नाचकर कहानियों को सुनाता हो? अगर है तो आप उसके बारे में एक दूसरे से डिस्कशन कर लेंगे। पंचतंत्र की कहानियाँ सालों से लोग सुनते सुनाने चले आ रहे हैं। आपने भी पंचतंत्र की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, जैसे कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ये पंचतंत्र की ही एक कहानी है। इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। आप अपनी लाइब्रेरी से बुक लेकर पंचतंत्र की बड़ी मज़ेदार कहानियों को पढ़ सकते हो। फिर देखो, पंचतंत्र की कहानियाँ सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे हैं। फिर लोगों ने सोचा क्यों ना इनको लिख कर रख लें। लोगों ने क्या सोचा कि इन कहानियों को लिख कर रख लें, इस तरह भूलेंगे नहीं और संभली भी रहेगी। कई ऐसी कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया और पोथी का नाम रखा पंचतंत्र। समझ में आया कि देखो यहाँ पर तुम्हें पुराने ज़माने की एक किताब सी दिख रही है जिसके बहुत सारे पन्ने हैं और पन्नों के बीच में एक सुराख है और उसमें एक तार डला हुआ है। तो लोगों ने क्या सोचा कि इन कहानियों को हम लिख कर रख लेते हैं ताकि आगे के लोग भी इन कहानियों को पढ़ सकें। और इस पोथी यानी कि इस किताब को उन्होंने क्या नाम दे दिया? पंचतंत्र नाम दिया। उस समय लोगों के पास कागज़ और किताबें नहीं होती थी, बहुत पहले के समय में। सोचो वे कहानियों को कैसे लिखते होंगे? तो वो कैसे लिखते होंगे? जैसे कि वो कहानियों को तांबे के, पीतल के पत्रों पर किसी चीज़ से, नोकीली चीज़ से कुरेद कर, उभार कर लिखते होंगे, या फिर पत्थरों पर लिखते होंगे, या फिर पत्तों पर लिखते होंगे।
उस ज़माने में लोग पत्थर या पत्थरों के ऊपर लिखते थे। किस पर? पत्तों या पत्थरों पर लिखते थे। पेड़ की छाल का भी वो लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे। खजूर के बड़े बड़े पत्ते देखे हैं? इन पत्तों को छाया में सुखा लेते थे। तेल से उनको नरम बनाकर फिर उनके ऊपर वो कहानियाँ भी लिखते थे। और किस चीज़ से लिखते थे? पेंसिल और पेन तो उस ज़माने में नहीं होता था, तो उस ज़माने में वो लोग क्या पक्षी के पंख से लिखते थे। आगे है पक्षी का जो पंख होता था उसको ही वो कलम बना लेते थे या बाँस को नुकीला बनाकर उससे लिखते थे। अब स्याही भी ये लोग खुद ही बनाते थे घर पर। स्याही भी कैसे बनाते थे? खुद बनाते थे घर पर, क्योंकि उस ज़माने में स्याही भी, इंक भी नहीं मिलती थी। क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? तो ज़्यादातर बच्चों ने तो लकड़ी की कलम नहीं देखी होगी, मगर लकड़ी की कलम आती है जिसे इंक में डुबोकर पहले लिखा जाता था। तो पंचतंत्र की कई कहानियाँ कई सौ साल पहले लिखी गई थीं। दुनिया भर में ये कहानियाँ पसंद की जाती हैं। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा, जैसे कि उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि के अंदर। यानी कि समझ में आया, जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं उन्हें लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं में लिखा ताकि सभी लोग इन कहानियों को पढ़ सकें और समझ सकें। यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी की एक पंक्ति दी गई है। ये पंक्ति कई भाषाओं के अंदर लिखी हुई है। तो यहाँ से आपको कौन सी भाषा समझ में आई? तो यहाँ से हमें हिंदी समझ में आई कि किसी वन के एक इलाके में वज्रदंष्ट नाम का एक सिंह रहता था। बाकी तो सभी दूसरी ही लैंग्वेजेस हैं। इनमें से तुम कौन सी भाषा पहचान पाए? तो हम हिंदी को पहचान पाए। क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आसपास देखी है? तो आप लाइब्रेरी में जाकर देख सकते हो, आपको इजीली मिल जाएंगी स्कूल की लाइब्रेरी में अपनी। मेहनत से इन्हें आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बड़ी मेहनत से इन्हें लिखा था। इनमें कहानियाँ सजोकर बचा कर रखी थी। वे कहानियाँ हम आज भी सुनते हैं और पढ़ते हैं। इन्हें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे, और इन्हें तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे ना? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जब आप बड़े हो जाओगे तो उनके बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे, आप उन्हें कहानियाँ सुनाओगे, फिर वो बच्चे बड़े होंगे तो वो अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे। तो ऐसे ही इन कहानियों का जो सिलसिला है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो बच्चों, ये चैप्टर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना।